हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूनिट 3 के लिए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सभी प्रश्नों के उत्तर को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि इसमें भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं आज आपको मेन टॉपिक वाइज बताऊंगा, जैसे कि आप इन सभी को अच्छे से समझ सकें। इन सभी प्रश्नों को मैं आपको सबके मेन टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ जानकारी दूंगा। फिर आप इनका थ्योरिकल वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेली रिपोर्ट में रोकड़ या बैंक बुक, ग्रुप समरी, वाउचर, जर्नल रजिस्टर, कॉस्ट सेंटर, बैकअप, अकाउंट बुक, लेजर देखने के लिए प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताना होगा जो इन सभी को देखने के लिए होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसका उत्तर को जान लेते हैं। मैं आपको मेन टॉपिक्स के बारे में क्लियरली बताऊंगा, उसके बाद में आप इन सभी को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर टेली में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट उपलब्ध होती हैं जो अकाउंटिंग को समझने के लिए और नियंत्रित करने में मदद करती हैं। देखिए, एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर कई प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट्स उपलब्ध होती है, जैसे कि रोकड़ बुक हो गई, बैंक बुक हो गई, बैंक बुक या फिर समरी हो गई, वाउचर हो गए, जर्नल रजिस्टर हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप जिसको बोलते हैं वो हो गया। ठीक है, तो इस सभी प्रकार का यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं वह देखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको जो मेन टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, रोकड़ बुक हो गया, रोकड़ बुक को बोला जाता है कैश बुक और बैंक बुक। ठीक है, रोकड़ बुक और बैंक बुक ये भी इसी का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको जो देखने की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी डायरेक्शन से हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर समरी। अब समरी की डेफिनेशंस क्या होती है समझिएगा। समरी यहाँ पर भी, समरी को भी आप किस प्रकार से देख सकते हैं वो भी यहाँ पर डायरेक्शन इसकी भी दे रखी है। इसे आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर वाउचर। अब वाउचर को देखने की क्या डायरेक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको गेटवे ऑफ टेली पे जाना होगा, डिस्प्ले मेन्यू में जाना होगा और यहाँ पर आप डे बुक में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप डे बुक के अंदर वाउचर्स को भी अच्छे से देख सकते हैं, जिसके अंदर भुगतान, प्राप्ति, बिक्री और नगद के वे सभी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर लेन देन आपने जो करे हैं वाउचर के अंदर वो सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में है जनरल रजिस्टर। अब जनरल रजिस्टर क्या होता है? जनरल रजिस्टर भी एक प्रकार से जनरल बुक की तरह होता है। ठीक है, जिसमें एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होती है और ये भी देखने की जो प्रोसेस है वो भी सेम गेटवे ऑफ टेली पे जाना है, डिस्प्ले में जाना है, अकाउंट बुक में जाना होगा, उसके बाद में जनरल रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। उसके बाद में है यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। अब ये किस प्रकार से काम करता है या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार से है, तो इसके लिए गेटवे ऑफ टेली पे जाना पड़ेगा, उसके बाद में डिस्प्ले मोड में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले रिपोर्ट्स में सबसे पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे जाना पड़ेगा, उसके बाद में डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर और लेजर ब्रेकअप आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं और बाकी मैंने आपको यहाँ पर पूरा थ्योरिकल बता रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर अकाउंट बुक लेजर। अकाउंट बुक लेजर को भी थोड़ी सी अच्छे से डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख रखी है इसकी भी, और डायरेक्शन भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जैसे कि गेटवे ऑफ टेली पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा, उसके बाद में अकाउंट बुक्स में जाना पड़ेगा, लेजर में जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसे भी यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न खत्म होता है, इस प्रश्न को आप यहाँ पर इतना ही नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शनल वाउचर व पोस्ट डेटेड वाउचर तथा इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें इन दोनों वाउचर का उपयोग का वर्णन बताना है या फिर वर्णन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर की जो उपयोगिता है वो यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि यह मैनेज करने के लिए ऑप्शनल वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी एंट्रीज को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के लेजर व्यापार में किसी भी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोगी होते हैं जो भविष्य में की जाने वाली होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी आगे अच्छे से समझते हैं। पहला समझेंगे हम यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर के बारे में। ऑप्शनल वाउचर के बारे में आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जो वास्तविक रूप से अकाउंट में कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब एक प्रकार से जो ऑप्शनल वाउचर होता है इसमें जो अकाउंट बुक होती है उसमें कोई भी प्रभाव ये नहीं डालता है वास्तविक रूप से। ठीक है, इसे ट्रायल या संभावित लेन देन के रूप में दर्ज किया जाता है। ठीक है, और बाकी डेफिनेशंस आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका जो मेन प्रभाव होता है वह फाइनेंशियल पोजीशन पर नहीं पड़ता है,
सो इसे आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर डेफिनेशन समझ लीजिएगा इसकी और इसके बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन दे रखी है, इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमें यहाँ पर और भी चीज़ें को अच्छे से समझना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर वह वाउचर होता है जिसकी तिथि भविष्य के लिए होती है। मतलब एक प्रकार से देखें तो ये जो वाउचर होता है ये भविष्य के लिए होता है। यदि आपको कोई सा भी एंट्री इस भविष्य के लिए करना है तो उस एंट्री को आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भविष्य में दिए जाने वाले चेक को पहले ही दर्ज किया जा सकता है। मतलब हमें किसी को चेक देना है और वो चेक भविष्य में क्लियर होगा। मान लीजिए कि आज हो गया 1 दिसंबर, ठीक है, आने वाले 15 दिन के बाद में यानी 15 दिसंबर का हम किसी को चेक देते हैं, ठीक है, तो वो चेक भविष्य के लिए क्लियर हमें करना है। तो यहाँ पर हम पोस्ट डेटेड एंट्री उसकी कर सकते हैं ताकि वहाँ पर हम सफिशिएंट बैलेंस उस बैंक अकाउंट में डाल सकें जिससे कि चेक क्लियर हो सकें। सो यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे इसमें भी समझते हैं कुछ। पोस्ट डेटेड वाउचर टेली में उस तिथि तक सक्रिय नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर यहाँ टेली के अंदर उस तिथि तक एक्टिव नहीं होता है जब तक कि वह तिथि नहीं आ जाती, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेली में अनुपात विश्लेषण एवं तलपट की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, समझाइए। मतलब यहाँ पर हमें बताना है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। सो चलिए इसे भी हम अच्छे से जान लेते हैं, बाकी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। टेली एक शक्तिशाली लेखांकन सॉफ्टवेयर है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो वित्तीय रिपोर्ट और विश्लेषण में बहुत उपयोगी है। मतलब एक प्रकार से देखें जो टेली है वह एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अकाउंटिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम इन रिपोर्ट्स को इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। और यहाँ पर टेली में अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस और तलपट यानी ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा होती है, जिससे किसी संगठन की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का गहराई से आकलन किया जा सकता है। मतलब इस प्रकार से देखे जाए तो यहाँ पर रिपोर्ट प्रबंधन को वित्तीय निर्णय लेने और व्यापार के लाभकारी पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस और रेशियो एनालिसिस को इजीली इसके अंदर बना सकते हैं। इन दोनों की रिपोर्ट्स को अच्छे से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशंस को आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं टेली में अनुपात विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना। यहाँ पर हम टेली के अंदर किस प्रकार से रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे जाना होगा। उसके बाद में गेटवे ऑफ टेली पे जाने के बाद में डिस्प्ले में जाने के बाद में रेशियो एनालिसिस में जाना होगा, क्योंकि डिस्प्ले वाले सेक्शंस के अंदर हमें रेशियो एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो विकल्प मिलेगा उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रेशियो एनालिसिस का विंडो खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने जैसे कि रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या क्या रहेगा, जैसे करेंट रेशियो रहेगा, उसके बाद में क्विक रेशियो रहेगा, उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो रहेगा, ठीक है, जिससे लाभ प्रदाता का मूल्यांकन करने में आसानी होती है और इजीली से कर सकते हैं। उसके बाद में अनुपातों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ रेशियोस, मतलब किस प्रकार से इसकी एनालिसिस की जा सकती है। सो इसे भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस को, तलपट को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तलपट क्या होती है आप यहाँ पर अच्छे से इसको भी समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये तो हो गई तलपट की डेफिनेशंस जो आप यहाँ पर अच्छे से इसे समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टेली में तलपट रिपोर्ट बनाना। अब यहाँ पर हम तलपट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं टेली के अंदर, क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट इन टेली, टेली के अंदर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे जाना होगा। उसके बाद में गेटवे ऑफ टेली पे जाने के बाद में डिस्प्ले में जाना होगा और इसके अंदर हमें बैलेंस शीट वाला एक विकल्प हमें दिखाई देगा, ठीक है। गेटवे ऑफ टेली पे जाना होगा डिस्प्ले वाले सेक्शंस के अंदर, उसमें हमें यहाँ पर बैलेंस शीट का विकल्प दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर उस विकल्प के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें इसके दो भाग दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा लाइबिलिटीज़ का, लाइबिलिटीज़ को भी आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा दिखाई देगा एक और असेट्स का, असेट्स को भी आप यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। सो यहाँ पर ये दोनों भाग हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में टेली की यह सुविधा तलपट में किसी भी आंकड़े पर क्लिक करके उसका विस्तार से आप विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए करंट एसेट्स के ऊपर आप क्लिक करके करंट एसेट्स की पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है।
जो वर्तमान असेट्स हैं उन सभी असेट्स को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले को समझते हैं। अगला है यहाँ पर टैली में अनुपात विश्लेषण और तलपट रिपोर्ट का महत्व, मतलब इंपोर्टेंस ऑफ रेशियोस एनालिसिस एंड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट इन टैली प्राइम। मतलब यहाँ पर हमें रेशियोस एनालिसिस एंड ट्रायल बैलेंस को बताना होगा। ठीक है, सो चलिए अब हम इसे भी अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम यहाँ पर इसके पॉइंट टू पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इन सभी के मेन टॉपिक्स को बता देता हूँ। जैसे वित्तीय स्थिति का आकलन करना, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट महत्व है। ठीक है, उसके बाद में लाभ प्रदाता का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो इसे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है इसमें संपत्तियों का मूल्यांकन, मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूएशन इसके अंदर कर सकते हैं। इसे भी आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक और है, सो इसे भी आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसफर जर्नल को समझाइए। ये भी प्रश्न अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ यानी कि माखनलाल यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। सो पहले तो हम इसके बारे में इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। चलिए तो हम इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। ट्रांसफर जर्नल लेखांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका प्रयोग एक खाते से दूसरे खाते में राशि का या मूल्य को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एंट्रीज जो एडजस्टमेंट की जाती हो, एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजक। ठीक है, जो एक खाते से घटाकर दूसरे खाते में जोड़ी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी एंट्रियां जो ट्रांसफ़र के लिए होती है। ठीक है, तो उन सभी एंट्रीज को हम जनरल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसे सटीक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे समझते हैं ट्रांसफ़र जर्नल का उपयोग, यूज़ ऑफ ट्रांसफ़र जर्नल। अब इसका क्या यूजस होता है, पहले तो हम यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ को भी अच्छे से समझेंगे। जैसे कि विभिन्न विभागों के खर्चों का स्थानांतरण, मतलब कि अलग अलग विभागों के अलग अलग खर्चों को अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र करना। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर किसी कंपनी में विभिन्न विभागों के खर्चों का अलग अलग हिसाब रखा जाता है, तो उन्हें मुख्य खातों में या किसी अन्य खातों में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफ़र जर्नल का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक खाते से दूसरे खाते में अगर पेमेंट डालना है तो उसके लिए भी इसका यूजेस किया जाता है, जहां हम विभागों के खर्चों का जो पेमेंट है उसको स्थानांतरण कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद में फंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी ट्रांसफ़र जर्नल का यूजेस किया जाता है, जहां पर आप एक खाते से दूसरे खाते में पेमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर समायोजन एंट्रीज, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एंट्रीज की जाती है जिसे एडजस्ट करना हो, जब किसी खाते में त्रुटियों या अतिरिक्त प्रविष्टियों को समायोजित करना हो, तब ट्रांसफ़र जर्नल का प्रयोग करके सुधारात्मक प्रविष्टियाँ की जाती है। सुधारात्मक का मतलब होता है जो करेक्ट एंट्री हो उन्हें की जाती है। आंतरिक खाता समायोजन, मतलब इंटरनल अकाउंट एडजस्टमेंट। ये आंतरिक खाता का मतलब होता है जो आपके बिजनेस के अंदर ऐसे खाते जैसे कि कंपनी के आंतरिक खातों के बीच आवश्यकता अनुसार राशि को स्थानांतरित कर आपके बिजनेस के अंदर आप किसी एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसे आप इसे भी समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे समझते हैं ट्रांसफ़र जर्नल की विशेषताएं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लेखा संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो मेंटेनिंग अकाउंट बैलेंस। ट्रांसफ़र जर्नल प्रविष्टियाँ का प्रयोग करके खातों का संतुलन बनाए रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि राशि का सही तरीके से स्थानांतरण हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार से ये खातों का भी एक संतुलन बनाए रखता है। अगला इसमें सटीकता और पारदर्शिता, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब यहाँ पर भी सटीकता यानी किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होती है और जितने भी खाते हैं वो सभी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है,
है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड उन विशेष तारीखों पर किया जा सकता है जब राशि कटेगी। मतलब कहने का ये है कि आपकी राशि कब कटेगी, आपके बिजनेस के अंदर या फिर आपके बैंक से। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपनी कार को फाइनेंस करवा रखा है किसी भी बैंक से, तो आने वाली 15 तारीख को आपके खाते से वह पेमेंट कटेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप ये पोस्ट डेटेड वाउचर बना सकते हैं, जिससे यह एंट्री ऑटोमेटिकली उस खाते से जुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर टेली में पोस्ट डेटेड वाउचर का उपयोग टेली के अंदर कैसे इसका यूजेस किया जाता है, समझिएगा। वाउचर एंट्री में जाए, सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में जाना होगा, उसके बाद में पोस्ट डेटेड को चुनना होगा, यानी पोस्ट डेटेड वाउचर को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा। फिर हमें यहाँ पर तारीख का चयन करना होगा कि तारीख हमें कौन सी तारीख को उसको जोड़ना है या फिर कौन सी तारीख पोस्ट डेटेड करना है। ठीक है, तो वो तारीख हमें यहाँ पर लेना होगी। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि 5 नवंबर को एक पार्टी को 10,000 रुपये का चेक देते हैं, मतलब 5 तारीख को हम किसी पार्टी को 10,000 रुपये का चेक देते हैं, लेकिन पार्टी उसे 15 नवंबर यानी 15 तारीख को कैश करेगी। कैश का मतलब होता है क्लियर करेगी, यानी फिर चेक से पेमेंट निकालेगी। इस स्थिति में आप टेली में 5 नवंबर को ही पोस्ट डेटेड वाउचर के रूप में 15 नवंबर की तारीख को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह एंट्री 15 नवंबर को ही आपके बैंक खाते को प्रभावित करेगी, न कि 5 नवंबर को। कहने का मतलब ये है कि जो आपने चेक दिया है वह 15 तारीख को जब क्लियर होगा, तभी जो खाते के अंदर जो एंट्री होगी उसका जो मेन प्रभाव है वो मुख्य खातों पर पड़ेगा। उससे पहले किसी भी खातों पर मुख्य प्रभाव इस एंट्री का नहीं पड़ेगा। इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्न को समझाइए। हमें यहाँ पर इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, कॉस्ट सेंटर, डे बुक। अभी मैंने इससे पहले आपको परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर के बारे में अच्छे से समझा दिया था, हालांकि हम इसके बारे में और समझ लेते हैं। परचेस वाउचर क्या होता है और इसका यूजेस क्या होता है, समझिएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से इसको लिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, परचेस वाउचर का उपयोग उन लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें कंपनी ने किसी भी तरह की वस्तु या सेवा की खरीद की हो। मतलब जब भी किसी प्रकार का माल खरीदा जाता है या फिर किसी भी प्रकार की सेवा खरीदी जाती है कंपनी के अंदर, तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वह एंट्री परचेस वाउचर के अंदर की जाती है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझिएगा इसका। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 रुपये का माल खरीदा है। इस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टेली में परचेस वाउचर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यह कंपनी को खरीदारी का रिकॉर्ड रखने में मदद करती है, जिससे बाद में उसे यह जानने में आसानी होती है कि उसमें कितना माल खरीदा और कितना माल खर्च किया है। कहने का मतलब ये है कि इसका रिकॉर्ड रखने के लिए कितना माल परचेस किया है और परचेस में क्या क्या किया है और कितना खर्च किया है। ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए खरीद वाउचर का यूज़ किया जाता है, यानी कि परचेस वाउचर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर सेल्स वाउचर के बारे में। अब सेल्स वाउचर किस प्रकार से काम करता है तो वो भी आप समझ लीजिएगा। वहाँ पर हमने खरीदी करी थी, यहाँ पर हम बेचने का काम करेंगे। इसे आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा बेचने का काम हो रहा है। ठीक है, जिससे रेवेन्यू प्राप्त होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग्स होती है, रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है। ठीक है, इसका उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 2000 रुपये का माल बेचा है। इस बिक्री को टैली में सेल्स वाउचर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए सेल्स वाउचर का यूजेस किया जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के बारे में, लागत केंद्र। अब लागत केंद्र कैसे काम करता है? कॉस्ट सेंटर टैली का एक फीचर है जो किसी कंपनी को उसके अलग अलग विभागों यानी कि अलग अलग ऑफिसेस की कह सकते हैं हम, अलग अलग डिपार्टमेंट की कह सकते हैं, जो प्रोजेक्ट या फिर कार्यों में हुए खर्चों को ट्रैक करने में मदद करता है। इसे हम कंपनी के खर्चों को विश्लेषण यानी कि एनालाइज करने के लिए इसे विशेष केंद्र मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे खर्चे जो अलग अलग विभागों में किए जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए किए जाते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए किए जाते हैं, तो उन सभी को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के माध्यम से। ठीक है, उदाहरण समझिएगा इसका। मान लीजिए कि एक कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कंपनी यह जानना चाहती है कि दोनों विभागों पर कितना खर्च हुआ है। इसके लिए वे टैली में अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हैं और उनके खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर से कंपनी को विभिन्न विभागों का परियोजनाओं में खर्च जानकारी की मिलती है, जिससे वह यह निर्णय ले सकते हैं कि किस विभाग में कितना खर्च करना है और कहां पर खर्च को नियंत्रित करना है। मतलब इसमें यह भी वो निर्णय ले सकती हैं
कि कितना खर्च करना है विभाग के अंदर और कितना खर्च नियंत्रित करने की ज़रूरत है, कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो ये होता है लागत केंद्र, जिसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। अब हम समझते हैं यहाँ पर डे बुक को। डे बुक का मतलब होता है जो दिन की बुक होती है, प्रतिदिन की बुक, उसे डे बुक कहा जाता है। ठीक है, अब डे बुक के अंदर हम वो सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो एक दिन में हमने किए हैं, कितनी हमने सेल की है, कितनी हमने परचेस की है, कितनी हमने रिसिप्ट किया है पेमेंट, कितना हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड को हम एक जगह देख सकते हैं डे बुक के अंदर। ठीक है, तो ये होती है डे बुक। अब इसका उदाहरण भी समझ लीजिए, यदि कंपनी ने 5 अगस्त 2024 को 5 लेन देन किए हैं, तो जितने भी लेन देन कंपनी करती है वो सारे लेन देन उसी तारीख में हमें डे बुक के अंदर दिखाई देते हैं। सो उस दिन का पूरा विवरण हमें डे बुक में देख सकते हैं या फिर देखा जा सकता है। इसमें हर वाउचर का उल्लेख होता है, जिससे पता चलता है कि उस दिन में कौन कौन से लेन देन हुए हैं। सो ये होती है लेन देन और डे बुक। ठीक है, सो डे बुक को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? टैली अकाउंटिंग में रिपोर्ट के महत्व को समझाइए। देखिए, रिपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, हालांकि अब आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन से डबल आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, सो इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा इसके टैली में रिपोर्ट का महत्व बता देता हूँ। ये डेफिनेशंस को ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर भी मैंने महत्व की डेफिनेशंस को ले रखा है। ठीक है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टैली में रिपोर्ट का उपयोग विभिन्न वित्तीय आंकड़ों और व्यापारिक गतिविधियों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। देखिए, जितनी भी व्यापारिक लेन देन होती है, गतिविधियाँ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उन सभी का विश्लेषण करने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का यूजेस किया जाता है। टैली में मुख्य रिपोर्ट निम्नलिखित होती है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, उसके बाद में समरी हो गई, या फिर कैश फ्लो हो गई, स्टेटमेंट। ये सभी प्रकार की जो रिपोर्ट्स होती है इंपॉर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करना, तो ये भी रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्व होता है। इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अंदर टैली में रिपोर्ट की मदद से एक कंपनी की वित्तीय स्थिति का पूरा अवलोकन यानी कि आकलन किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बैलेंस शीट के माध्यम से या फिर संपत्तियां, फिर देनदारी या पूंजी की जानकारी प्राप्त होती है। इससे व्यापार के लिए सही निर्णय लेने में आसानी होती है। तो ये भी एक प्रकार से इसका अच्छा महत्व है। चलिए अगला महत्व समझते हैं। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस विश्लेषण। ठीक है, ये भी इसका अच्छा सा महत्व है। टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट में कंपनी को यह जानने में मदद मिलती है कि उस वित्तीय वर्ष में उसने कितना लाभ कमाया है या हानि उठाई है। यह रिपोर्ट कंपनी के राजस्व और खर्चों का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ठीक है, जिससे भविष्य के लिए योजना यानी कि रणनीति बनाई जा सकती है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किस वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, सो ये सारी की सारी जानकारी हमें बिजनेस में रणनीति बनाने के लिए मदद करती है और इससे हम अच्छी रणनीति बना सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो अगला समझते हैं हम। अगला स्टॉक और इन्वेंट्री की जानकारी। स्टॉक एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, मतलब इस रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि हमारे पास में कितनी मात्रा में माल उपलब्ध है या कि नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा माल है, कितने रुपए वाला माल है, कितनी लागत वाला माल है, तो सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में अगला यहाँ पर कैश फ्लो का अवलोकन। कैश फ्लो यानी कि कितना हमारे पास में कैश आया है और कितना कैश गया है, जिसका ओवरव्यू हम कह सकते हैं। ठीक है, सो ये होती है कैश की पूरी जानकारी, कितना नगद हमारे पास में आया है, कितना कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ है। अगला यहाँ पर आर्थिक निर्णय में सहायता। आर्थिक निर्णय यानी कि टैली में विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स का उपयोग कर व्यवसाय को सही वित्तीय निर्णय लेने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के आधार पर व्यवसाय अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, निवेश के अवसर तलाश सकता है, उसके बाद में और अपने व्यापार की गति को बढ़ा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक निर्णय लेने में काफ़ी फायदेमंद होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा महत्व है रिपोर्ट्स का। ठीक है, अगला यहाँ पर वित्तीय योजना और पूर्वानुमान लगाना, यानी कि प्लानिंग, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि आप पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना एक प्रकार से देखें तो। ठीक है, टैली में उपलब्ध रिपोर्ट कंपनी को भविष्य की योजना बनाने और सही पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि
किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और किस प्रकार के कार्यों को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी यह पता लगा सकती है कि भविष्य में हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए और कौन सा क्षेत्र के अंदर क्या सुधार करने की आवश्यकता होती है। सो ये भी एक अच्छा इसका महत्व होता है। सो चलिए अब हम आगे समझते हैं। अगला यहाँ पर अनुपालन और लेखा परीक्षा देखिए, ऑडिट वगैरह भी इसी के अंदर हो जाता है, समझिएगा। टेली की रिपोर्ट विभिन्न कर अनुपालन यानी टैक्स कंप्लायंस और लेखा परीक्षा ऑडिट की प्रक्रिया को सरल बनाती है। ये रिपोर्ट्स लेखा परीक्षकों को सभी वित्तीय गतिविधियों का सही विवरण देने में सहायक होती है। देखो सही यानी कि जो भी करेक्ट रिपोर्ट्स विवरण होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें उनको देने में यह सहायक होती है। तो ये भी एक अच्छा इसका महत्व होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर रिवर्सिंग जर्नल एक एवं पोस्ट डेटेड वाउचर को समझाइए। मतलब यहाँ पर हमें रिवर्सिंग जर्नल और पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में बताना है। इससे पहले मैंने आपको पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में अच्छे से बता दिया था, इसको भी समझ लीजिएगा। रिवर्सिंग जर्नल के बारे में हम पहले समझेंगे, उसके बाद में हम पोस्ट डेटेड वाउचर को भी समझेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। रिवर्सिंग जर्नल की पूरी डेफिनेशंस यहाँ पर दे रखी है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ पर मान लीजिए कि किसी कंपनी ने दिसंबर महीने के अंत में कुल व्यय को अग्रिम यानी कि आने वाले समय में, ठीक है, कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के रूप में, एक्रूड एक्सपेंसेस के रूप में दर्ज किया है, जो वास्तव में जनवरी में भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामले में रिवर्सिंग जर्नल का उपयोग किया जा सकता है ताकि वह प्रविष्टि जनवरी में स्वचालित रूप से रिवर्स हो जाएं। इससे दिसंबर के वित्तीय स्टेटमेंट में सही खर्च की जानकारी मिलेगी, लेकिन जनवरी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जैसे कि कोई ऐसा खर्च करते हैं आप जो होना है, जो निश्चित हैं। देखिए अभी चल रहा है दिसंबर, हमें मान लीजिए कि जनवरी का खर्च हमें रिकॉर्ड करना है जनरल वाउचर्स के अंदर, तो हम उसको रिवर्सिंग जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो आने वाले समय में हम उसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में। पोस्ट डेटेड वाउचर, देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर के बारे में मैंने आपको क्लियरली पहले बता दिया था। ठीक है, बाकी आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, सो आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, हम इसका उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को एक चेक जारी किया है, हमने एक चेक जारी किया है। कब किया? 1 जनवरी को। 15 जनवरी को बैंक में वो क्लियर होगा। इस स्थिति में 1 जनवरी को आप इस भुगतान को टैली में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसे पोस्ट डेटेड वाउचर के रूप में 15 तारीख को प्रभावी बनाएंगे। प्रभावी का मतलब होता है कि यह जो इफेक्टेड होगा 15 जनवरी को होगा, अपने मुख्य खातों पर इसका प्रभाव कब पड़ेगा? तो 15 जनवरी को हमें मुख्य खातों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर भी कब दिखाई देगा? 15 जनवरी को इसका प्रभाव दिखाई देगा। इससे कंपनी के वर्तमान कैश बैलेंस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और 15 जनवरी को अपने आप इस एंट्री का प्रभाव देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसी एंट्री जो भविष्य के लिए की गई हो। ठीक है, सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने PGDCA सेकंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली के यूनिट 3 की इस क्लासेस के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से देख लिया है। सो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ सीखने को मिली हैं या फिर एग्जाम्स के लिए आपकी कुछ मदद हुई है, सो इसे आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।